जस्टिस मुरलीधर 7 अगस्त को उड़ीसा हाई कोर्ट से एज अ चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, पर उनका रिटायरमेंट कुछ अलग था। अनलाइक अदर चीफ जस्टिसेस, जस्टिस मुरलीधर्स रिटायरमेंट वाज अ बिट कंट्रोवर्शियल, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाता तो उनकी रिटायरमेंट डेट अगस्त 7, 2026 हो जाती, और इसी बात से जस्टिस मुरलीधर, बहुत से लॉयर्स और रिटायर्ड जजेस को नाराज और डिसअपॉइंट देखा गया। अगर उनके की जजमेंट्स की बात करें तो जस्टिस मुरलीधर ऑथर्ड द नास फाउंडेशन 1 दैट decriminalized consensual homosexuality, conviction of Congress leader Sajjan Kumar for the 1984 anti-Sikh riots, the sentencing of 16 policemen for killing of 38 Muslims in Hasimpura, and the bail to Gautam Navlakha arrested in Elgar Parishad case। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में राइट हुए थे तो उनके बेंच ने लेट नाइट हियरिंग करते हुए इंश्योर किया था कि एम्बुलेंस सर्विसेज अफेक्टेड एरियाज में प्रोवाइड की जाए। उनके उड़ीसा हाई कोर्ट में जज अपॉइंट होने के बाद कोर्ट की आइडेंटिटी ही बदल गई थी। कोर्ट ने इनोवेशन देखी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट, इट्स फाइलिंग रिकॉर्ड्स, फीस आर इन ई मोड, इट हैज पेपरलेस बेंचेस, हाइब्रिड हियरिंग्स एंड ई लाइब्रेरीज। उनके टेन्योर में उनके द्वारा लेड बेंच ने 33,322 केसेस को डिस्पोज्ड ऑफ किया इन हिज 31 मंथ्स एंड डिलीवर्ड 545 जजमेंट्स। और शायद यही रीजन है कि लोगों को लगता है कि अभी उनके पास और भी बहुत कुछ था जुडिशरी को देने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट ना हो पाए। द वायर के एक आर्टिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है that why Justice Muralidhar was not even made Chief Justice of the larger and chartered High Court of Madras, a move initiated by the Collegium, not acted upon by the government and not pursued by the Collegium। इतना सब हो गया पर किसी ने जस्टिस मुरलीधर से इस बारे में उनके विचार नहीं पूछे। सब अपने अपने ओपिनियंस इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडियम से देते आ रहे थे। पर हाल ही में ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द साउथ फर्स्ट द्वारा बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किए गए एक कनक्लेव में हमें फॉर्मर चीफ जस्टिस मुरलीधर के थॉट सुनने को मिले हैं। इस कनक्लेव में उन्होंने खुल के ऑडियंस के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और साथ ही जुडिशरी से रिलेटेड अपने विचार सामने रखे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो जस्टिस मुरलीधर से पूछा गया वो 2020 के दिल्ली राइट्स से जुड़ा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने आधी रात को अपने रेसिडेंस से अर्जेंट हियरिंग करते हुए राइट हेड रीजन से स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऑर्डर्स पास किए थे। इसी केस में आगे चलकर सेम डे पर उन्होंने एक और ऑर्डर पास किया था, आस्किंग दिल्ली पुलिस टू डिसाइड विदिन 24 आवर्स ऑन रजिस्टरिंग FIR अगेंस्ट सर्टेन बीजेपी लीडर्स फॉर एलिजिडली मेकिंग प्रोवोकेटिव रिमार्क्स। इस केस की हियरिंग काफी ड्रामेटिक थी क्योंकि जस्टिस मुरलीधर ने अपना सरप्राइज एक्सप्रेस किया जब दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया कि वो ऐसे कोई भी स्पीच के बारे में नहीं जानते, और उन्हें ये और भी सरप्राइजिंग इसलिए भी लगा क्योंकि कुछ स्पीचेस सोशल मीडिया में वायरल थी। आफ्टर दैट जस्टिस मुरलीधर डायरेक्टेड द क्लिप्स ऑफ द स्पीच टू बी प्लेड इन द कोर्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर हु वाज प्रेजेंट देयर एंड पास्ड अ स्टर्न ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन ऑन रजिस्टरिंग द FIR डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय द दिल्ली पुलिस। अब आप सोचिए इसके बाद उनके साथ क्या हुआ होगा। तो जैसा कि हमेशा से होता आया है, जो सच का साथ देता है उसे कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता ही है। सो ऑन द सेम नाइट द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड हिज ट्रांसफर टू द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब इसी रिलेशन में ऑडियंस के एक मेंबर ने उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि दिल्ली राइट्स केस उनके पास किए हुए ऑर्डर की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। The question was put as, during the Delhi rights case, you made a late night judgment and there are arguments that you upset the government and you did not make it to the Supreme Court. What are your views on this? तो जस्टिस मुरलीधर ने रिप्लाई किया कि मुझे नहीं पता कि वह किस बात से परेशान है। किसी अन्य न्यायाधीश को भी यही काम करना चाहिए था। दिल्ली उच्च न्यायालय में मेरे हर अन्य सहयोगी ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी और ने अलग तरह से काम किया होगा। He then continued, so what is that upset the government? I am as clueless as you are. If at all they were upset, I only have this to say, it does not matter because many did people feel that it was the right thing to do.
In fact, it was. I was later told that many lives were saved with that intervention by the court. उनका ये जवाब सुनने के बाद सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े said in response, "It is written somewhere, if you save one life, you have saved the humanity. I am proud of you for that." हेगड़े के साथ इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फेस ऑफ में कौन जीतता और हारता है, जस्टिस मुरलीधर से जब पूछा गया कि वो जजेस को पिक करने के लिए किस क्राइटेरिया पर रिलाई करेंगे, तो उन्होंने बताया कि रीसेंट कॉलेजियम स्टेटमेंट्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑन क्राइटेरिया सच एज जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जियोग्राफी एक्सेट्रा पर एम्फसाइज किया गया है। तो इसी क्राइटेरिया के अंदर बेस्ट को चूज करना चाहिए। हर अच्छा वकील जरूरी नहीं कि अच्छा जज भी हो। ज्यादा इम्पोर्टेंस डिसाइड करने की कैपेसिटी को देनी चाहिए। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए उनसे ये भी सुनने को मिला कि एक पर्सपेक्टिव है कि अगर एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होगा तो जुडिशरी वीक होगी या फिर वाइस वर्सा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक डायनामिक परसेप्टिबल शिफ्ट 1971 में देखने को मिला, जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की। जब हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो लोग कोर्ट्स की हायरार्की को भूल जाते हैं। एक मजिस्ट्रेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज की फंक्शनिंग कितनी इंडिपेंडेंट है, हम इस पे फोकस नहीं करते और यही हमारी एक सीरियस मिस्टेक है। हमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल की बात हर लेवल पर करनी चाहिए। अगर एक मजिस्ट्रेट फेयर और इंटिमिडेशन वाले एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब? इसलिए एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स की बात हर लेवल पर होनी चाहिए। हर चीज के लिए कोर्ट और जजेस एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट पर डिपेंड है, चाहे वो फंड्स की बात हो या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स की। अगर सुप्रीम कोर्ट लेवल पर इंडिपेंडेंस की बात करें तो जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि 1971 की सिचुएशन में एक डेजा वू का सेंस है। He says, from 71 onwards, you will find a deja vu. You will find that all these issues we are talking about played out in the past with a strong executive. In both the pre-collegium and post-collegium systems, judges have found that they have to walk a tight path if they have to get kind of candidates they want for the court. इस पॉइंट पर हेगड़े ने उनसे पूछा कि टाइट पाथ का क्या मतलब है और क्या ये राइट रिजल्ट्स को लीड करता है। तो इस पे जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि टाइट पाथ का मतलब है एक कलेक्टिव एक्सरसाइज। मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये चॉइस सही है। द फर्स्ट लेवल इज द कॉलेजियम। I have to convince my senior colleagues. Then the files go to the chief minister, the central government. Until the background check is done, the names are not picked. Sometimes, as a collegium, if we feel that this name will not go through with the present dispensation and you will still want this candidate to be available for the future, you strategically keep back this name. You won't send it to be rejected. You have to strategize because you are looking at two wings of the state. You have to know when to do what. These are the moments when the public feels that the executive is having the upper hand and the judiciary is not able to have its way. इस बारे में रेफरेंस देते हुए उन्होंने जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के 7.5 इयर्स के टेन्योर के बारे में बताया कि कैसे उन्हें टाइट रोप पर चलना पड़ा था। वो कई अच्छे जजेस को इन नहीं कर पाए थे और उन्हें तब नहीं पा सके जब उन्हें वो चाहिए थे। तब हर डायरेक्शन से प्रेशर्स और पुल्स था कि किसको पहले आना चाहिए और किसको बाद में। कूलिंग ऑफ जैसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर भी हमें जस्टिस मुरलीधर के विचार इस कन्क्लेव में सुनने को मिले। रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज के ट्राइब्यूनल और कमीशन में अपॉइंट होने से पहले मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का परसेप्शन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। He says, it is very troubling that the files for post-retirement appointment are being prepared when the judge is still in the office. It is a salutary thing to have a cooling off period. तरक्की के साथ बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज पर भी उन्होंने कहा कि AI कभी जजेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये जुडिशियल प्रोसेस में असिस्ट कर सकता है, पर एक ह्यूमन जज को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि फेयर एडजुडिकेशन के लिए इमोशनल कोशेंट होना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, देयर इज अ केस ऑफ अ वुमन who threw her 2 kids in the river and wanted to jump herself into it because of poverty. It is a clear case of murder, but it is a heart-wrenching to sentence that kind of a person. So you will have to exercise a discretion in the sentence.
पर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस मैटर को सेम जज डिफरेंटली भी डिसाइड कर सकता है अगर ये केस उनके पास 10 साल बाद आया, बिकॉज पर्सपेक्टिव्स चेंजेस विद द लाइफ एक्सपीरियंसेस। रिटायर्ड जस्टिस मुरलीधर की बातें सुन के तो सच में लगता है कि उनके पास सही मायनों में जुडिशरी को देने के लिए अभी बहुत कुछ था। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली एक केस की हियरिंग के दौरान उनके उड़ीसा हाई कोर्ट में टेन्योर को याद किया है और कहा है कि उनकी अपनाई गई प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस को ग्रो करते रहना चाहिए। Wonder what the scenario would have been if he had been elevated to the Supreme Court. Share your views and tell us in the comment section, and keep following Law Chakra for more such news.